सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। देश भर में अगले 3 साल में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। बढ़ेंगी 15,700 MBBS सीटें। गन्ना किसानों को 60 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात के लिए मिलेगी 6,268 करोड़ रुपए की सब्सिडी। कोयला खनन और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100% और डिजिटल मीडिया में 26% FDI को मंजूरी। सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए भी नियमों में ढील। जम्मू कश्मीर में विकास के लिए योजनाओं और परियोजनाओं पर काम करें सभी मंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री का निर्देश। हालात की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे लद्दाख का दौरा। कश्मीर घाटी में जनजीवन तेजी से हो रहा है सामान्य। जम्मू कश्मीर में जल्द ही बड़े पैमाने पर होंगी सरकारी नौकरियों में भर्तियां। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों की सुरक्षा के लिए लगाई गई पाबंदियां, नहीं गई एक भी व्यक्ति की जान। जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान संरक्षित रखने का दिया भरोसा। देश भर में आज से फिट इंडिया अभियान की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। शारीरिक व्यायाम और खेलकूद को लोकप्रिय बनाना मकसद। स्वस्थ राष्ट्र निर्माण की मिलेगी प्रेरणा। और राष्ट्रीय खेल दिवस आज। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर देश कर रहा है याद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रदान करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक होंगे राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित। क्रिकेटर रवींद्र जडेजा समेत 19 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सहित कई सेक्टर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों में ढील को मंजूरी दी है। साथ ही 6,270 करोड़ रुपए की गन्ना निर्यात सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फैसले से 15,700 नई MBBS की सीटें बढ़ेंगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी मेडिकल कॉलेज वहां बनेंगे जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में MBBS और PG मिलकर 45,000 सीटें बढ़ाई गई हैं और बीते 5 साल में 82 और अब 75 नए कॉलेज को मंजूरी मिली है। 75 न्यू मेडिकल कॉलेजेस with 24,375 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 24,000 करोड़ रुपए के खर्चे से 75 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इससे 15,700 MBBS की नई सीटें तैयार होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गन्ना किसानों को 60 लाख मीट्रिक टन शुगर निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। 6,268 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और ये राशि सीधे किसान के खाते में जाएगी। गन्ना किसानों को 60 लाख मीट्रिक टन शक्कर निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का फैसला आज किया है। सो वी आर ग्रांटिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी फॉर एक्सपोर्टिंग 60 लाख मीट्रिक टन ऑफ शुगर, 60 और दिस विल कॉस्ट एक्सचेकर 6,268 करोड़, 6,268 करोड़। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश के नियमों को आसान बनाने को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट में सिंगल ब्रांड रिटेलर्स के लिए नियम को आसान बनाया गया। इसके साथ ही कोल माइनिंग के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश,
और डिजिटल मीडिया में 26% एफडीआई को मंजूरी मिली है। कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए पूरी जो एक्टिविटीज लगती हैं, जो भी एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उस सभी कामों के लिए 100% एफडीआई कोल माइनिंग में अलाउ किया जाए। और जो एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोसेसिंग का, जिसमें कोल वॉशिंग है, क्रशिंग है, कोल हैंडलिंग है, सेपरेशन है, इन सब एक्टिविटीज में भी 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूप से अलाउ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विकास की पहलों पर जोर देते हुए मंत्रियों से क्षेत्र के लिए योजनाओं और परियोजनाओं पर काम करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही राज्य के उन अधिकारियों और छात्रों के साथ संवाद कायम करने का भी आह्वान किया जो वर्तमान समय में देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर की स्थिति पर एक प्रस्तुति दी है। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को लेकर विस्तार से बताया। उन्होंने राज्य के ताजा हालात के बारे में भी मंत्रिपरिषद को जानकारी दी। हर कश्मीरी का जीवन कीमती है और सरकार एक भी जीवन का नुकसान नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा के साथ खास बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से राज्य के लोग खुश हैं। राज्यपाल ने जानकारी दी कि राज्य में करीब 59,000 सरकारी पदों की पहचान की गई है जो खाली हैं। सरकार जल्द ही इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी। साथ ही उन्होंने सेब किसानों के लिए बड़ी राहत की बात की है। लगभग 59,000 गवर्नमेंट सर्विसेज हमने आइडेंटिफाई की हैं कि ये हमारे यहाँ दे आर लाइंग वेकेंट, और उसमें हम बड़े पैमाने पे नौजवानों की भर्ती करेंगे। अभी स्किल डेवलपमेंट के लिए सेक्रेटरी आए हुए थे, दे हैव मेनी प्रोजेक्ट्स फॉर देम, वो करेंगे। इसके अलावा जो हम सेब का जो किसान है उसके लिए हम नाबार्ड बहुत बड़े पैमाने पे ऑलमोस्ट 60% सेब नाबार्ड खरीद लेगा और जो बाजार भाव है उससे 10 रुपए ज्यादा पे खरीदेगा। तो जो इमीडिएट उनके कंसर्न है, परेशानी है, उनको हम हल करते चलेंगे, नई योजनाएं देंगे, डेवलपमेंट करेंगे। और मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि जो एटीट्यूड हमारे प्रधानमंत्री जी का है, 2-3 साल में कश्मीर ऐसा हो जाएगा कि पार वाला कश्मीर ये कहेगा कि हमको इधर जाना है। राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक पहचान ठीक ढंग से संरक्षित रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने पर राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ हो गया है। इन्वेस्टमेंट का तो एक तरह से फ्लड गेट खुलेगा। मुकेश अंबानी कमिट कर चुके हैं पब्लिक फोरम से, इसी तरह से दूसरे लोग हैं, टाटा के लोग विजिट कर गए हैं, और जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, अब हम लोग एक वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट, उसमें हमें हजारों करोड़ के एमओयू साइन होने की उम्मीद है और वो खूब आएंगे यहाँ पे लोग। यहाँ इतनी गुंजाइश है, जैसे आईटी सेक्टर है और ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक का जो मैन्युफैक्चरिंग है, इससे बेहतरीन आबो हवा पूरे देश में नहीं है। यहाँ तो एचएमटी का कारखाना होता था, वो अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया। तो हर फील्ड में लोग आएंगे। टूरिज्म में इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, हमने करीब 125 नए रूट्स खोल दिए हैं उनके लिए, ट्रैकिंग के लिए लद्दाख में और यहाँ। और अभी हम जो हमारा करगिल का एयरपोर्ट है उसको हमने 200 करोड़ रुपए दिए हैं, उसको हम बड़े जहाज के लिए खुलवा रहे हैं। तो वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे टूरिस्ट आएगा। जम्मू इसमें कश्मीर में तो इतनी बेहतरीन जगह हैं। अब जब ये हुआ है उससे पहले तो 100% यहाँ वो था, जिसको कहिए होटलों में ऑक्यूपेंसी 100% थी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 6,000 मकान कश्मीरी पंडितों के लिए तैयार हैं, वो उन्हें फ्री दिए जाएंगे। 6,000 तो मकान पीएमडीपी से बन गए हैं, तैयार हो गए हैं, वो हम उनको फ्री देंगे। इसके बाद वो जहां जहां अपील तो हमने यहाँ के अलगाववादियों से भी की है,
मेन स्ट्रीम वालों से भी की है कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मोहल्लों के लोगों को लेके जाओ और वो उनको कहें कि आओ भाई आओ, तुम्हारा घर यहाँ पे था। लेकिन वो नहीं भी करते हैं तो हम सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव हमारे पास ये है, जहाँ जहाँ उनकी आबादी थी, पुलवामा है जी। जो जगह हैं, अनंतनाग है, वहाँ हम उनकी बढ़िया फ्लैट्स की या मकानों की कॉलोनी बनाएंगे और वो हमने ईयर मार्क कर लिए जगह वगैरह भी, और उनको नॉमिनल चार्जेस पे दे देंगे। और इस बीच जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बेहतर उपस्थिति के बाद कल से राज्य के कई इलाकों में हाई स्कूल खोल दिए गए हैं। कश्मीर घाटी में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बहाल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इसके अलावा घाटी में आज 10 और पुलिस स्टेशन खोल दिए जाएंगे। इस बीच हालात की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अब पाकिस्तान से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर बात होगी। विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन कोई देश हमला करता है तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाना राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में 2/3 बहुमत से और लोकसभा में भी बहुमत से पारित हुआ और सरकार ने संविधान की एक अस्थायी व्यवस्था को हटाया है। Kashmir is an integral part of India. From 1952 onwards, 54 onwards, elections are held. Chief ministers are elected. There is an elected government at the state. Members of parliament are being elected. And what is there to discuss? Yes, there is something remains to be discussed. I do agree. The remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us. That is POK. Kashmir is an integral part of India. And now what we have done is only an administrative arrangement. We have not done anything else. And that's well within our country's right. We are a sovereign country. We'll make adjustments. There will be some division sometimes. Andhra has been divided earlier. Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand. All these things, they are all administrative changes. Similarly, that temporary thing is called as temporary in the constitution is now temporary 72 years that has been removed by parliament. And parliament also with 2/3 majority in Rajya Sabha, which I am presiding. I was only presiding, but the members were deciding. संसद और विधानसभाओं में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को संसद भवन परिसर में पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें विधायी निकायों के सामने पैदा हो रही गंभीर चुनौतियों पर मंथन किया गया। विधायिका के पीठासीन अधिकारी विधायी निकायों के कामकाज और अवरोधों को लेकर खासे चिंतित हैं। इस मसले पर बुधवार को संसद भवन परिसर में बैठक हुई। बैठक में 30 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति शामिल हुए। बैठक में विधायी निकायों के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई और सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में कानून बनाते समय गतिरोध की जगह सार्थक चर्चा होनी चाहिए। इस बात की सर्वसम्मति बनी कि विधानसभा और लोकसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है, जिसकी जनता के प्रति जवाबदेही है, वहाँ विधायी कार्य भी सुचारू रूप से हो। कानून बनते समय व्यापक सार्थक वाद विवाद चर्चा हो, अपने अपने क्षेत्र के अभावों की भी चर्चा हो, लेकिन सदन बाधित न हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सांसदों और विधायकों के लिए आचार संहिता बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस पर इसी साल नवंबर में उत्तराखंड में होने जा रहे देश के विधायी निकायों के सम्मेलन में इस पर फैसला होगा।
माननीय विधानसभा अध्यक्षों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी सभी राज्य के विधानसभा अध्यक्षों से, विधान परिषद के सभापतियों से व्यापक विचार विमर्श करके देहरादून में होने वाली पीठासीन अधिकारियों की बैठक में अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर देहरादून की उस बैठक में अंतिम निर्णय होगा। बैठक में विधायी निकायों के डिजिटलीकरण के काम को भी तेज करने का फैसला लिया गया। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा ने 1997 में ही भारत में पहली आचार समिति गठित की थी और लोकसभा में 2000 में आचार समिति बनी, जिसे गुजरात के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बाद स्थायी समिति बनाने का फैसला लिया गया। वहीं कई विधानसभाओं में भी आचार समिति है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद और विधानसभाओं में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाने की कोशिश शुरू हो गई है, जिसकी खबर अभी आपने देखी। और आगे बढ़े तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। बुधवार देर रात अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया। आज वो गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय यानी PDPU के दीक्षांत समारोह समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह का अहमदाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के देश के पहले स्वचालित बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। यानी वो इलेक्ट्रिक बसों के देश के पहले स्वचालित बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। और अब बात करेंगे फिट इंडिया मूवमेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर लोगों को सेहतमंद रहने की मुहिम फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, जिसका मुख्य लक्ष्य लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक बनाना है। सरकार इसे स्वच्छता अभियान की तर्ज पर आगे बढ़ाएगी। देश में हर साल 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम से करेंगे। प्रधानमंत्री ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान की चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा था कि खुद को तंदुरुस्त रखना है, देश को फिट बनाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को याद होगा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। खुद को फिट रखना है, देश को फिट बनाना है। हर एक के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला, सबके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभियान होगा और ये आपका अपना होगा। लेकिन उसकी बारीकियां आज मैं बताने नहीं जा रहा हूं। 29 अगस्त का इंतजार कीजिए। मैं खुद उस दिन विस्तार से विषय में बताने वाला हूं और आपको जोड़े बिना रहने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपको मैं फिट देखना चाहता हूं, आपको फिटनेस के लिए जागरूक बनाना चाहता हूं और फिट इंडिया के लिए, देश के लिए हम मिलकर के कुछ लक्ष्य भी निर्धारित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे आपका इंतजार रहेगा 29 अगस्त को फिट इंडिया में। फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रालय आपसी तालमेल से काम करेंगे। इस अभियान पर भारत सरकार के खेल मंत्रालय के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालय भी आपसी तालमेल से काम करेंगे। ये मंत्रालय अपने अपने स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस अभियान में खेल, उद्योग, राजनीति और फिल्मी जगत समेत हर क्षेत्र से जुड़ी बड़ी हस्तियों को शामिल किया जाएगा। फिट इंडिया अभियान के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए हर माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया की मदद ली जाएगी। यह अभियान हर गांव और पंचायत स्तर से शुरू होकर खंड, जिला और राज्यों के स्तर पर चलेगा। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर स्वयं सेवकों की टीमें गठित की जाएंगी, जो लोगों को इस अभियान से जुड़ने में मदद करेंगी। हर साल फिटनेस का अलग विषय होगा। भारत को अगर शक्तिशाली भारत बनाना है तो हर भारतीय को फिट रहना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोच देश के सामने लेके आए हैं, उस सोच के मुताबिक हर भारतीय को किसी न किसी रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा, फिट रहना होगा। फिट इंडिया मूवमेंट आई थिंक इस पर्टिकुलर चैलेंज को बहुत बखूबी से एड्रेस करता है और प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि जो हमारे युवा खिलाड़ी बट नॉट जस्ट युवा बट इवन जितने भी और देशवासी हैं, ये कुछ टाइम जो है, कुछ पल जो है अपनी फिटनेस की तरफ से, भले ही वो दिमागी फिटनेस हो या शारीरिक फिटनेस हो, उसकी तरफ रोज़ डेडिकेट करें, जिससे देश खुशहाल बने। अब देश खुशहाल बनेगा तो प्रगति करेगा। तो आई थिंक यही मोटो से जो फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जा रहा है। खेल दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दुनिया के नंबर 1 पहलवान बजरंग पुनिया और रियो पैरालंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट पैराथलीट दीपा मलिक को आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजेंगे। इसके अलावा द्रोणाचार्य ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। बीसाई प्रणीत, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, पूनम यादव, तजिंदर पाल सिंह तूर, मोहम्मद अनस यहिया समेत 19 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। वहीं विमल कुमार, संदीप गुप्ता और मोहिंदर सिंह ढिल्लो को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नियमित और लाइफ टाइम वर्गों में 3-3 कोच को यह सम्मान मिलेगा। 6 लोगों को साहसिक गतिविधियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। युवा निशानेबाजों और प्रतिभाओं को तराशने के लिए गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। वहीं देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर उपराष्ट्रपति समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके लोगों, युवाओं और बच्चों से खेल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने देश की खेल संस्कृति को देश में बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खेल दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है और उन्होंने भी मेजर ध्यानचंद को अपनी श्रद्धांजलि भी दी है इस मौके पर। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है और कहा कि उन्होंने अपने खेल से संपूर्ण विश्व में देश का नाम रोशन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद को उनकी जन्म जयंती पर बधाई दी है और उन्हें नमन किया है। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती है। 29 अगस्त 1905 को जन्मे ध्यानचंद ने शिक्षा हासिल करने के बाद वो सेना में शामिल हो गए। बाद में उनका हॉकी की तरफ रुझान बढ़ा। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में हुए ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो एक लौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अकेले 33 गोल दागे थे। उनका जन्मदिन देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इंडिया स्कोर। मौका बर्लिन ओलंपिक पुरुष हॉकी का फाइनल मुकाबला। हॉकी स्टिक से गेंद को दूसरे खिलाड़ियों से छीनकर आगे बढ़ते ये हैं हॉकी के युग पुरुष मेजर ध्यानचंद। इंडिया स्कोर अगेन। भारतीय टीम ने इस मैच को 8-1 से जीता और ओलंपिक में तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ कप्तान ध्यानचंद का नाम भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी के जादूगर के रूप में दर्ज हो गया। मेजर ध्यानचंद को 21 साल की उम्र में न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय टीम के लिए चुना गया। इस दौरे में भारतीय सेना की टीम ने 21 में से 18 मैच जीते। उन्हें 1928 के ओलंपिक में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। सिलसिला आगे बढ़ा और 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 के रिकॉर्ड अंतर से हराया। इस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल दागे। 1936 मेजर ध्यानचंद के लिए सबसे यादगार रहा। बर्लिन ओलंपिक में उन्हें बतौर कप्तान के तौर पर खेलने का मौका मिला। ध्यानचंद की अगुवाई में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में मेजबान जर्मनी को 8-1 से करारी शिकस्त दी। भारत को लगातार तीसरा स्वर्ण पदक मिला।
इन्हीं दिनों ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में शामिल होने की पेशकश की, लेकिन ध्यानचंद ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1948 में 43 साल की उम्र में ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया। मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं भारतीय शूटर इलावेनिल वलारिवान ने रियो डी जेनेरियो में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इलावेनिल वलारिवान ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 251.7 अंक हासिल किए। सीनियर विश्व कप में इलावेनिल का पहला स्वर्ण पदक है। वहीं अंजुम मुदगिल इसी स्पर्धा में 6ठे स्थान पर रहीं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश भर में मौसम के हाल के साथ। नमस्कार।